जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BPAG 174। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं इस सब्जेक्ट पर, तो कंप्लीट कराना है इस सब्जेक्ट को क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत ज़्यादा करीब है। इस वजह से लगातार स्टूडेंट्स की कमेंट्स आ रही थी कि इसको जल्दी से कंप्लीट कराइए और वीडियोस पर लाइए। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के माध्यम से इसको मैं आगे बढ़ाने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो उनको भी ज़रूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और यूनिट उनमें डिस्कस किए गए हैं। साथ ही आगे भी हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आज मैंने लिया है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। खाद्य सुरक्षा और सतत विकास के बीच संबंधों को स्पष्ट कीजिए। आज के जो वीडियो में मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो असाइनमेंट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये दोनों चीज़ें। और बहुत सी बार या कहिए हर बार दोनों जगह से कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एज इट इज़। तो हमें इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही इन्हीं के आधार पर हमें इंपॉर्टेंट यूनिट्स भी कवर करने हैं, जिसमें हम पहले कुछ यूनिट कवर कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। खाद्य सुरक्षा और सतत विकास के संबंधों को स्पष्ट कीजिए। यानी खाद्य सुरक्षा और सतत विकास के बीच क्या संबंध है। भारत की जनसंख्या अभी 1.4 की सालाना दर से बढ़ रही है, ठीक है। तो 2030 तक ये लगभग 1.5 अरब तक पहुंच जाएगी। और इसकी इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भरने के लिए खाद्यान्न उत्पादन में अनेक समस्याएं हैं। जलवायु परिवर्तन न सिर्फ आजीविका, पानी की आपूर्ति और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहा है, बल्कि खाद्य सुरक्षा के लिए भी चुनौती खड़ी कर रहा है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। ऐसे में यह सवाल पैदा होता है कि क्या भारत जलवायु परिवर्तन के खतरों के बीच आने वाले समय में इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भरने के लिए तैयार है। नहीं, देखिए ये सतत विकास का मुद्दा इस तरीके से है क्योंकि हमें अभी से संसाधनों का एक लिमिटेड मात्रा में उपयोग करना होगा। साथ ही नवीन संसाधनों का इस्तेमाल करने की कोशिश करनी होगी या उनको लाने की जो वैकल्पिक विषय हैं उनको इस्तेमाल करने की हमें पूरी कोशिश करनी होगी। भारत आज जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उनमें से खाद्य सुरक्षा की चुनौती सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। और न सिर्फ और ये भी बात है कि इतनी बड़ी जनसंख्या को साफ़ और स्वच्छ पानी पहुंचाना भी कहीं काफ़ी ज़्यादा कठिन है, काफ़ी बड़ा ज़्यादा मुश्किल का काम है। जैसे कि आपने सुना होगा बहुत सी बार, आज तक आज़ादी के इतने सालों के बाद भी ऐसे बहुत से गांव, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां तक साफ़ पानी या पूरी मात्रा में स्वच्छ पानी जो पीने लायक है वो नहीं पहुंच पाया है। तो ऐसे में ये एक बड़ी घटना है, एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है धीरे धीरे। पानी के साथ साथ खाद्य सुरक्षा भी एक बड़ी समस्या है क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और ज़मीन सिर्फ लिमिटेड है, उस पर उतना ही खा जो है फसल या जो खाद है उगाया जा सकता है। फिर ऐसे में बाहर से चीज़ों को ख़रीदना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति पर दबाव पड़ता है। जैसे जैसे चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, हमें बड़ी तत्परता से काम करने की ज़रूरत है। फूड एंड लैंड यूज़ की वैश्विक रिपोर्ट, ये एक संस्था है जो रिपोर्ट देती है। तो इसकी वैश्विक रिपोर्ट ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए लगभग 10 महत्वपूर्ण बदलावों की बात की है। यानी 10 महत्वपूर्ण बदलाव अगर हम कर लें या जिस देश को अपनी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना हो कर ले, तो ऐसे में स्थिति सुधर सकती है। खाद्य सुरक्षा की समस्या शुरू में कम कृषि उत्पादन और खाद्यान्न की ख़राब उपलब्धता पर केंद्रित थी। यानी पहले क्या था कि शुरू में क्या था, इसमें जो कृषि क्षेत्र है वो कम था। यानी जो क्षेत्र है उस पर लिमिटेड, यानी एक जो हमारे पास क्षेत्र है सिर्फ वही क्षेत्र है, हम ज़मीन तो नहीं बढ़ा सकते। तो ऐसे में उत्पादन भी हम लिमिटेड मात्रा में ही बढ़ा सकते हैं। समस्याएं पहले से अब अलग हैं। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं कि किसानों को उनके उत्पादन के लिए कम लाभ मिल रहा है। ऐसे में आपने सुना होगा लगातार स्थिति ख़राब होती जा रही है किसानों की, और वर्तमान पीढ़ी किसानी व्यवस्था में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखा रही। जल संकट, जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी खतरे जैसे मुद्दे भी अपने जो है टॉप पर हैं, चरम पर हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए बेहतर कृषि विधियां जैसे जैविक खेती,
एकीकृत कीट प्रबंधन, फसल विविधीकरण, जैव उर्वरकों का उपयोग और सतत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल और भूमि के उचित प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। यानी हमें अब सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए, यानी हमारा जो समस्या है पहले अलग थी, लेकिन अब धीरे धीरे समस्याएं अलग हैं। अब जो जनसंख्या है वो ज़्यादा खेती पर ध्यान नहीं दे रही है। उसे पता है कि स्थिति किसानों की पहले से ही ख़राब है, तो इसमें कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है इन चीज़ों में। लेकिन हम इसको बढ़ा सकते हैं, इनकी दिलचस्पी को बढ़ा सकते हैं। हमें नए नए जो है विकल्प ढूंढने चाहिए। जैसे अभी यहाँ पर हमने बात की, इन समस्याओं से निपटने के लिए बेहतर कृषि विधि, हमें कृषि विधियों की ज़रूरत है, जिसमें जैविक खेती, एकीकृत कीट प्रबंधन, फसल विविधीकरण है, और जैव उर्वरकों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग है, सतत खाद्य सुरक्षा। इस तरह की चीज़ें अपनाएंगे अगर हम, तो कहीं ना कहीं हम जो फसलों की मात्रा है, उत्पादन है, हम उसको बढ़ा सकते हैं। भारत में लगभग 52% कृषि क्षेत्र सिंचाई के लिए वर्षा पर आधारित है। नहीं, ऐसा जो कृषि करते हैं हम, 52% ऐसा क्षेत्र है जिसको जो मानसून पर निर्भर है, यानी वर्षा पर निर्भर है। अगर वर्षा होगी तो वहाँ पर फसल अच्छी होगी, अगर वर्षा नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। हालांकि बारिश वाले क्षेत्रों में फसल का उत्पादन कम है। ये क्षेत्र पोषण सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे दलहन, तिलहन जैसी पौष्टिक फसलों के उत्पादन और साथ ही पशुपालन में इसकी बड़ी हिस्सेदारी है। अगर मानसून विफल हो जाता है तो वही चीज़ है जिसे मैंने आपको बताई। अगर मानसून अच्छा है तो स्थिति अच्छी होगी, फसलें अच्छी होंगी, ठीक है। साथ ही पशुपालन भी अच्छी तरीके से होगा, घास फूस उगेगी अच्छे से, ठीक है। लेकिन मानसून अगर ख़राब होगा, वो बारिश जितनी चाहिए थी उतनी नहीं होगी या समय पर नहीं होगी, तो ऐसे में फसलें ख़राब हो जाएंगी और पशुपालन के पालन पोषण पर भी उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए यह सुनिश्चित करना एक बड़ा मुद्दा है कि ऐसे क्षेत्र उपयुक्त फसलों को उगाएं जो कि स्थानीय ज़रूरतों को पूरा करें और साथ में किसानों की आमदनी में भी वृद्धि हो। यानी इसके अलावा हमें एक और चीज़ पर ध्यान देना होगा कि जैसे हमने अभी पढ़ा कि 52%, यानी आधे से ज़्यादा ऐसी ज़मीन जिस पर हम खेती करते हैं वो वर्षा पर निर्भर है। तो हमें वर्षा पर निर्भर न रहते हुए अलग उसके जो है ऑप्शन ढूंढने चाहिए। नए नए ऑप्शन हो सकते हैं। हम हो सकता है बहुत सी नहरों को जोड़कर परियोजना स्टार्ट करें, जिसमें हम नहरों को जोड़ें और नदियों को जोड़कर नदी का पानी वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ पर वर्षा पर निर्भर थी कृषि। तो ऐसे में स्थिति सुधर सकती है। अगर फिर जो कृषि होगी वो वर्षा पर निर्भर नहीं होगी, वो उसे बराबर पानी मिलता रहेगा नदियों से या अन्य वैकल्पिक संसाधनों से। खाद्य सुरक्षा और सुरक्षा हमारे टिकाऊ भविष्य के दो पूरक तत्व हैं। यदि हमें भविष्य को अपने भविष्य को टिकाऊ और मजबूत करना है तो खाद्य सुरक्षा करनी होगी सबसे पहले, और सुरक्षा वैसी जो आंतरिक सुरक्षा है उसको बनाए रखना होगा। यह पत्र तर्क देगा कि लंबे समय में खाद्य सुरक्षा और सुरक्षा के उद्देश्यों को स्थिरता प्राप्त करने के लिए संरेखित किया जाना चाहिए, और इन तीन लक्ष्यों के बीच ट्रेड ऑफ को सावधानीपूर्वक और साक्ष्य के आधार पर प्रबंधित किया जाना चाहिए। इसलिए हमें संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, यानी जो संयुक्त राष्ट्र ने, जो हमने ऊपर इससे पहले की वीडियोस में पढ़े हैं, SDG गोल्स हैं, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिन गोल्स के माध्यम से हम सतत विकास की प्राप्ति कर सकते हैं, उनको अपनाना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पालन करना चाहिए, जिससे हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, ठीक है। और उनके साथ जो हमारे साथ खाद्य सुरक्षा है उसके समझौते के बिना हमारे भविष्य की खाद्य सुरक्षा और स्थिरता को हम बनाए रखें और उसके समाधान निकल सके, जिसमें भूख और गरीबी का उन्मूलन, स्वच्छ पानी, टिकाऊ भूमि उपयोग, जिम्मेदार उत्पादन और खपत, जलवायु परिवर्तन को कम करना शामिल है। और भूमि और पानी पर स्थायी जीवन स्थिरता और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए कई दृष्टिकोण संभव है। तो ये यहाँ पर यही चीज़ें हैं। इसलिए हमारा मानना है कि व्यापार बंदों का आकलन करने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके अलावा खाद्य धोखाधड़ी पर नियंत्रण एवं उभरता हुआ मुद्दा है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। खाद्य उत्पादन की सुरक्षा और स्थिरता के बीच व्यापार बंदों को प्राप्त करने के लिए है। कई चिंताओं और चुनौतियों के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर यही चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ से संबंधित चीज़ें बताई गई हैं। कृषि क्षेत्र में वर्तमान आने वाली चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं।
सामने आई हैं। सतत खाद्य उत्पादन और भोग की न सिर्फ भारत बल्कि विकासशील देशों के सामने पैदा होती खाद्य सुरक्षा की चुनौती को देखते हुए सतत विकास लक्ष्यों में से जगह दी गई। यानी सिर्फ ये भारत की नहीं है, भारत की ही समस्या नहीं, जितने भी विकासशील देश हैं सबकी ज़्यादातर यही समस्याएं हैं। तो इसी वजह से जो यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सुझाए हैं उनमें इसकी अच्छी खासी जगह दी है और इसको प्रायोरिटी अच्छे से दी है कि खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। 2030 तक इन लक्ष्यों को पाने के लिए पोषण, भूखमरी और सतत कृषि के अंतर संबंध को समझना होगा। खाद्य उत्पादन और सतत खपत के मौजूद तरीके पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर भारी बोझ लाद रहे हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको समझनी चाहिए। आई होप कि मैं चीज़ें आप तक समझा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। सतत विकास के पर्यावरणीय घटक ये ऑलरेडी हम एक वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो इस वीडियो में नहीं करेंगे। अगर आपने उसको वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिए। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 की विशेषताओं के बारे में शायद मैंने इसके बारे में पढ़ा है, पहले आपको समझाया है। चलिए फिर भी थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा। देखिए, जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में, उसकी क्या क्या विशेषताएं रही। ठीक है, एक मिनट इसको देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं इसको। गैर सरकारी संगठनों एनजीओ के कुछ 24,000 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था इस सम्मेलन में। जो एनजीओ होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिनका गवर्नमेंट से कोई मतलब ज़्यादातर ये होता है कि गवर्नमेंट का इनमें हस्तक्षेप बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। जिनमें समानांतर एनजीओ ग्लोबल फॉर्म में 17,000 लोग शामिल थे, जिन्हें सलाहकार का दर्जा प्राप्त था। शिखर सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर एक समझौता था, जिसके कारण क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल अगर आप नहीं जानते तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछली अपनी वीडियो में। पेरिस समझौते को भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो उनको देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और दोनों समझौते बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में से किसी एक के बारे में ज़रूर पूछ सकते हैं। एक अन्य समझौता स्वदेशी लोगों की भूमि पर ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं करना था जो पर्यावरणीय गिरावट का कारण बने या तो सांस्कृतिक रूप से या से अनुपयुक्त हो। ठीक है, पर्यावरण और ये इसके सब क्या हैं, विशेषताएं हैं। इस जो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट हुआ उसके बारे में, जो रियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील के। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जो रियो शिखर सम्मेलन हुआ, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है इसको। 3 से 14 जून तक ये चला। 1992 रियो डी जेनेरियो में आयोजित सम्मेलन था। 172 सरकारों में के इसमें 108 राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हुए। गैर सरकारी संगठनों के 2400 प्रतिनिधियों के साथ ही ग्लोबल फॉर्म के 17,000 लोग इसमें शामिल हुए थे। तो ये सभी चीज़ें थी। ब्राज़ील में 1992 में हुए रियो पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण की रक्षा के लिए एक संधि पर सहमति बनी, जिसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज या UNFCCC इसको बोलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है UNFCCC। इसको एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और पर्यावरण से संबंधित सभी जो कन्वेंशंस होती हैं, सभी जो ट्रीटियाँ होती हैं, समझौते होते हैं, या जो ग्राउंड लेवल पर काम किया जाता है यूनाइटेड नेशन की तरफ से, वो यही संभालती है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी पर्यावरण जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित चीज़ें हैं वो सभी इसके अंडर आती हैं। जलवायु परिवर्तन से संबंधित कोई भी अगर मुद्दा है या उस पर कोई विचार करना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशन की देखरेख में, तो वो यही संभालेगा। इसके अलावा कोई संधि है, समझौता है, प्रोटोकॉल है, वो सब चीज़ें इसी के अंडर में आती हैं। कोई योजना चलानी है, वो सभी चीज़ें इसके ही अंडर आती है। रियो शिखर सम्मेलन 1992 को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस शिखर सम्मेलन के निम्नलिखित दस्तावेजों के विकास का नेतृत्व किया पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र यहाँ इसी में हुआ था। इसके देखिए ये जो चीज़ें मैं आपको अब बता रहा हूँ, सभी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं।
जैसे पर्यावरण और विकास पर घोषणा पत्र क्या है, अगर आप नहीं जानते तो पिछली वीडियो में मैंने बताया है। एजेंडा 21 हमने अच्छे से डिस्कस किया। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। UNFCCC हमने पहले ही देख लिया है, तो ये सब चीज़ें थी। आई होप कि आपको समझ आए। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पुरानी वीडियो में, तो इसको नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम कम है और नई चीज़ें हमें आपको जितना हो सके ज़्यादा देखनी है। हरित प्रौद्योगिकियों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी हरित प्रौद्योगिकी कौन कौन सी हैं ऐसी जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास को सुनिश्चित करती हैं और सतत विकास में हमारी जो है सहायता करती हैं। चलिए यहाँ पर इसको देख लेते हैं। देखिए थोड़ा पेन बदल लेता हूँ मैं। हरित प्रौद्योगिकियों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हरित प्रौद्योगिकी, जिसे टिकाऊ प्रौद्योगिकी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये पर्यावरण को सुनिश्चित करती है, पर्यावरण का विकास करते हैं। पर्यावरण विकास के द्वारा जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है उसको कम या बिल्कुल ख़त्म कर देती है। किसी चीज़ के दीर्घकालिक और अल्पकालिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए हरे उत्पाद परिभाषा के अनुसार पर्यावरण के अनुकूल होती है। ऊर्जा दक्षता, पुनर्चक्रण, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी चिंताएं, नवीकरणीय संसाधन और बहुत कुछ हरित उत्पाद या प्रौद्योगिकी के निर्माण में जाना जाता है। हरित प्रौद्योगिकी हमें जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण के प्रभावों को मुकाबले करने की सर्वोत्तम आशा प्रदान करती है, क्योंकि दुनिया में प्राकृतिक संसाधनों की एक निश्चित मात्रा है। क्योंकि जैसे हमें पता है दुनिया में जो संसाधन है प्राकृतिक, जैसे कोयला हुआ, खनिज हुआ या पेट्रोलियम है, उनका संसार में एक निश्चित मात्रा है। अगर हम उनको लगातार इस्तेमाल करते रहे वो तो कभी न कभी वो ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे में हमें उनके वैकल्पिक चीज़ों को ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हैं हमें मिली हैं, जो संसाधन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी पीढ़ी तक भी पहुँचे, यही सतत विकास होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए वो तभी चीज़ें पहुँच सकती हैं हमारी पीढ़ियों तक जब हम उसका संभाल कर इस्तेमाल करें। जिनमें से कुछ पहले ही समाप्त हो चुके हैं, बहुत सी इसमें पहले भी समाप्त हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी। उदाहरण के लिए घरेलू बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स में अक्सर खतरनाक रसायन होते हैं जो मिट्टी और भूजल को ऐसे रसायनों से प्रदूषित करते हैं जिनमें हमारे पीने के पानी की आपूर्ति से हटाया नहीं जा सकता, और खाद्य फसलों और दूषित मिट्टी पर उगाए जाने वाले पशुओं में हवा चली जाती है। अकेले स्वास्थ्य जोखिम चौंका देने वाली हैं। ठीक है, अकेले स्वास्थ्य जोखिम जो है वो चौंका देने वाले हैं। प्लास्टिक प्रदूषक और गैर टिकाऊ संसाधन जो दुनिया भर में समुद्री जीवों को एक तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, समुद्री आवासों को नष्ट करते हैं, मछलियां, पक्षियों और सभी इनसे जो है प्रभावित हैं। बड़े टुकड़े घुटन और गला घोटने का खतरा पैदा कर देते हैं, जबकि विघटित प्लास्टिक के जो छोटे कण होते हैं वो खाद्य श्रृंखला में जाकर अपने हमारे शरीर तक पहुंच जाते हैं। यह जो जीव होते हैं जैसे मछली है या कोई अन्य जीव है, मनुष्य तक वो जो है शरीर में पहुंच जाते हैं, ऐसे में नुकसान पहुंचाते हैं अंदर हमारे शरीर में जाकर या किसी भी जीव के शरीर में जाकर। मछलियों को मानव उपयोग के लिए काटा जाता है तो संदूषक आपकी प्लेट और आपके पेट में जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से बताया है कि किस तरीके से ज़मीन से या पानी से होते हुए फिर वो मछली में जाते हैं, मछली फिर मनुष्य खाते हैं, या इसी तरीके से दूसरी मछली खाती है फिर उसको मनुष्य खाते हैं। ऐसे में वो पहुँचते पहुँचते हमारे शरीर तक पहुँच जाते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। काफ़ी बार इनसे बड़े बड़े रोग होते हैं और मृत्यु तक हो जाती है। यहाँ कुछ कारण बताए गए हैं कि हरे रंग में जाना हर किसी के हित में क्यों है। अन्वेषण को पता होना चाहिए कि हरित आविष्कार और स्वच्छ प्रौद्योगिकियाँ अच्छे व्यवसाय हैं। बढ़ते मुनाफे के साथ ये तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। उपभोक्ताओं को पता होना चाहिए कि हरित आविष्कार खरीदने से ऊर्जा बिल कम हो सकते हैं और गैर हरे समकक्षों की तुलना में अक्सर सुरक्षित और स्वस्थ होते हैं। यानी हरित जो प्रौद्योगिकी है उससे बनी चीज़ें, उससे उसका उत्पादन हर चीज़ में मतलब फ़ायदा होता है। ठीक है, लागत कम आती है, बिजली का इस्तेमाल कम होता है, स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होती है, पर्यावरण के लिए अनुकूल होती हैं चीज़ें। तो हर चीज़ से जो हरित चीज़ है, यानी जो हरित चीज़ें हैं जो प्राकृतिक रूप से बनी हैं चीज़ें, ऐसी जो प्राकृतिक अनुकूल हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमारे लिए हर तरीके से लाभकारी है। उदाहरण के लिए प्लास्टिक की पानी की बोतलों से बने कचरे पर विचार करें।
बेशक ढेर सारा पानी पीने का स्वस्थ अभ्यास है, लेकिन पुनः प्रयोज्य पानी की बोतलों को डिस्पोजल के लिए बदलना स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला, पर्यावरण के अनुकूल और हरा भरा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डिस्पोजल का उपयोग बताया गया है, किस तरीके से उसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी प्लास्टिक जो कि दोबारा इस्तेमाल हो सकती है, वो बायोडिग्रेडेबल कहलाती है। नहीं, ठीक है। पर्यावरण प्रौद्योगिकी या हरित प्रौद्योगिकी या स्वच्छ प्रौद्योगिकी कहिए, इसके कई नाम हैं। प्राकृतिक प्राणों और संसाधनों के संरक्षण, मानव हस्तक्षेप के फलस्वरूप हुए नकारात्मक प्रभावों को रोकने हेतु पर्यावरणीय विज्ञान का एक अनुप्रयोग है। यानी इसका मेन मकसद या मेन लक्ष्य ये है कि मानव के जीवन स्तर में, या जो मानव की लाइफस्टाइल में जो बाधाएं आ रही हैं, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, उसको कम किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। सतत विकास की ही पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो ऐसे में अगर चीज़ को बढ़ावा देना है तो सतत विकास करना होगा, क्योंकि सतत विकास में ही ये सब चीज़ें आती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हरित प्रौद्योगिकों को बढ़ावा दिया जाए, ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल हो, वैकल्पिक संसाधनों का इस्तेमाल हो, ज़्यादा से ज़्यादा ये सभी चीज़ें आती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, यानी कि सतत विकास में। तो आई होप कि आप चीज़ें समझ रहे हों, ठीक है। पुनर्चक्रण या विश्वव्यापी घटना, यह हरित प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किए जाने वाला प्राथमिक अनुप्रयोग है। यह लोगों पुनर्चक्रण यानी रिसाइकल जिसको बोलते हैं हम, ये सबसे पहली चीज़ है जिसमें हम चीज़ों का इस्तेमाल करके उसको दोबारा इस्तेमाल के लिए लाते हैं। ऐसे में वो कचरा, जैसे मान लो कोई प्लास्टिक है लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो नुकसानदेह नहीं होती, क्योंकि हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फेंक देते हैं, उसके बाद वो इकट्ठे की जाती है, दोबारा से इस्तेमाल में लाई जाती है, और तो फिर उसको इस्तेमाल में ऐसे रिसाइकल जो सर्कल है वो चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें नुकसान नहीं पहुंचाती, या ना ही कचरे के एक मतलब ढेर पैदा करती हैं, क्योंकि लगातार इनका जो है साइकिल चलती रहती है। ये लोगों को पुनः प्रयोग की जा सकने वाली वस्तुओं का अनुप्रयोग प्रदर्शित करती हैं। वे उन्हें इसके लिए प्रेरित करती हैं। शासकीय संस्थाओं द्वारा भोजन अथवा पेय के डिब्बों का कागज आदि की बचत को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे कि उन्हें पुनर्चक्रण करके भविष्य में अन्य अनुप्रयोग में लिया जा सके। इस प्रकार से पर्यावरण की रक्षा करते हुए प्रदूषण या कचरे को कम किया जाने की जो है कोशिश की जा रही है। पर्यावरण के सामान्य संरक्षण के लिए प्रदूषकों व संदूषकों को हटाए जाने की पर्यावरण औपचारिक ठीक है। पर्यावरण के सामान्य संरक्षण के लिए प्रदूषकों व संदूषकों को हटाए जाने को पर्यावरण उपचारीकरण कहा जाता है, ठीक है। यह विभिन्न रासायनिक, जैविक तथा बड़े परिमाण के अंतरण की प्रणालियों के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही पर्यावरण की निगरानी भी की जाती है। तो ये चीज़ें थी इस सतत विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। एक दो क्वेश्चन यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं, क्योंकि वीडियो मुझे लगता है लंबी हो गई है, तो अगली वीडियो में बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, और आई होप कि वीडियो में जो क्वेश्चन डिस्कस किए गए वो आप तक सीधे पहुंच रहे हैं, उनका जो मतलब है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं। तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें मैंने डिस्कस की हैं। इसके पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हैं, तो जल्दी से उनको भी देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि हरित लेखा दृष्टिकोण यहाँ पर है एक क्वेश्चन, उसके बाद विकास की अवधारणा पर यहाँ पर टिप्पणी जो की गई है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। सतत विकास के लक्ष्यों को सूचीबद्ध कीजिए। तो लक्ष्य पहले ही ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उनको देखिए। वैश्विक सामूहिक धरोहर को भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सतत चयन शब्द का प्रयोग, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट और चीज़ें बची हैं। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, हम इम्पोर्टेंट यूनिट डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट एक दो क्वेश्चन थे मैंने डिस्कस कर दिए हैं ऑलरेडी, बाकी सभी ऑलरेडी किए जा चुके हैं। तो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और यूनिट पहले भी किए जा चुके हैं। बाकी जो बचे हुए हैं अगली वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।